हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहती हूँ मेरे प्रीवियस वीडियो को देखने के लिए और आप सबके ढेरों प्यार के लिए। फ्रेंड्स, यह प्रस्तुत वीडियो बाल विकास व शिक्षा शास्त्र से संबंधित है। इसमें हैं 15 महत्वपूर्ण प्रश्न जो प्रीवियस ईयर्स में सीटेट में आए हुए क्वेश्चन पैटर्न पर बेस्ड हैं। इनको देखने से आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन एग्ज़ाम्स में आते हैं और एक क्विक रिवीजन के तौर पर भी ये वीडियो हेल्पफुल होगा। तो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन आज का। पहला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष आयु के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है। पियाजे कौन थे? पियाजे एक मनोवैज्ञानिक थे और इन्होंने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाओं को प्रतिपादित किया था, जिसमें से पहली अवस्था है संवेदी प्रेरक की अवस्था। अगर बात करें हम इस अवस्था की विशेषताओं का, तो इस अवस्था में जो बालक होता है वो अपनी इंद्रियों का प्रयोग करके, इंद्रियां अर्थात हमारे आँख, नाक, कान, मुंह और त्वचा, इनसे क्या करता है, वो टच करता है, चीज़ों को देखता है, पकड़ता है और आवाज़ या लाइट, प्रकाश, इन सब के प्रति वो क्या करता है, प्रतिक्रिया करता है। तो हमारा इसमें का पहला हो जाएगा ऑप्शन इंद्रियों के प्रयोग के द्वारा, ऑप्शन 1 का सी सही हो जाता है, क्योंकि बच्चा इसमें न अमूर्त तरीके से चिंतन कर सकता है और न ही भाषा का जो ज्ञान उसका अनुप्रयोग कर सकता है। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है। ऑप्शन ए है पूर्व बाल्यावस्था के दौरान, बी है प्रौढ़ावस्था के दौरान, व्यक्ति के पूरे जीवन में, ये किशोरावस्था में। तो हमें पता है कि जो किशोरावस्था है वो सबसे ज़्यादा जटिल अवस्था होती है। स्टैनले हॉल का एक कथन याद आता है कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव व तूफान की अवस्था है। तो इस क्वेश्चन से वो बिल्कुल ही मैच करता है। तो हमारा इसमें हो जाएगा 2 का डी। किशोरावस्था के दौरान जो होता है सबसे गहन और जटिल समाजीकरण होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो किशोरावस्था है इसमें समूह निर्माण की प्रवृत्ति, मैत्री भावना का विकास, सामाजिक गुणों का विकास और सामाजिक परिपक्वता की भावना का विकास, बहिर्मुखी प्रतिभा का धनी हो जाता है इसमें बालक, और इसका सामाजिकरण की प्रक्रिया को वो चीज़ें समृद्ध, गहन और जटिल बना देते हैं। होप सो आपको समझ आया होगा अच्छे से। तो चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। आनुवंशिकता को सामाजिक संरचना माना जाता है। मीन्स आनुवंशिकता को कैसी सामाजिक संरचना मानते हैं? गत्यात्मकता। गत्यात्मकता का मतलब होता है चलायमान, जो कि स्थिर ना हो। बी है स्थिर और डी है प्राथमिक, और सी है प्राथमिक, डी है विकासवादी यानी कि प्रोग्रेसिव। तो आनुवंशिकता कैसी सामाजिक संरचना है? आनुवंशिकता को अगर सामाजिक संरचना के बेस पे देखा जाए तो ये स्थिर होगी, क्योंकि आनुवंशिक जो गुण होता है वो प्रत्येक व्यक्ति को अपने माता पिता से प्राप्त होता है। तो ऐसा गुण कैसा होता है? स्थिर होता है, चलायमान तो होगा नहीं वो। तो हो जाएगा हमारा 3 का ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकन व्यवहार पर आधारित है। अवलोकन मतलब किसी चीज़ का निरीक्षण करना, देखना। कह रहा है कि सीखने का वह सिद्धांत जो पूरी तरीके से और केवल अवलोकन व्यवहार पर आधारित है, सीखने के सिद्धांत से संबद्ध है। यहाँ पे कुछ सिद्धांत दिए गए हैं और बोल रहा इनमें से किस सिद्धांत से संबंध है। तो अगर अवलोकन व्यवहार पर आधारित है तो जाहिर सी बात है ये
व्यवहारवादी होगा, जो हमारा पहला ही ऑप्शन है व्यवहारवादी। अब व्यवहारवादी जो प्रतिपादक थे व्यवहारवादी सिद्धांतों के, उनका मानना था कि सीखने के लिए उद्दीपक की आवश्यकता होती है और जो व्यक्ति होता है उद्दीपक के प्रति प्रतिक्रिया करता है और सीखता है। और इनका मानना था कि सीखना अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित होता है। तो हो गया हमारा 4 का ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं, 5वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है। मतलब इसमें हमें नेगेटिव देखना है और ये शिक्षण शास्त्र से रिलेटेड है कि अभिप्रेरित जो बच्चे होते हैं आंतरिक रूप से, उनके लिए सही नहीं है। क्या नहीं है? वे कार्य करते समय उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं, या वे चुनौती भरे कार्यों को पसंद करते हैं, या ये हमेशा सफल होते हैं, या उन्हें कार्य करने में आनंद आता है। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि जो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चे होंगे, वे काम करते समय उच्च ऊर्जा को भी दिखाएंगे, वे चुनौती भरे कार्यों को भी पसंद करेंगे, क्योंकि उन्हें वो अपने रुचि के अनुसार वो कार्य कर रहे हैं और उन्हें क्या होता है, उन्हें कार्य करने में आनंद भी आएगा। लेकिन ये हमेशा सफल होते हैं, ऐसा कहना गलत होगा, क्योंकि अप्रेरित होना यह बालक के किसी कार्य के प्रति उत्साह को दिखाता है, न कि सफलता को निश्चित करता है। तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन 5 का सी कि अप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है कि ये हमेशा सफल होते हैं। नेक्स्ट 6ठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता। समझ के लिए शिक्षण को क्या नहीं दिखाता। अब इसमें भी हमें सबसे निगेटिव जो ऑप्शन है उसको देखेंगे। क्या है? समानता और अंतर देखने और सादृश्यता स्थापित करने के लिए विद्यार्थियों की सहायता करना। तो ये भी हो सकता है। दूसरा है विद्यार्थियों को एकांकी तथ्यों और प्रतिक्रियाओं को याद करना। यहाँ पे निगेटिव वर्ड हमारा क्या है? याद करना। और यहाँ पे निगेटिव ही पूछ रहा है, तो 6 का बी हो जाएगा कि विद्यार्थी को एकांकी तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने के योग्य बनाना। आज का जो व्यवहारवादी आज का जो शिक्षण है, बाल केंद्रित शिक्षा, ये बच्चों को याद करने पर बल नहीं देता, बल्कि उनको समझाने पर बल देता है, करके सीखने पर बल देता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा 6 का बी। अब यहाँ पे अगर सी की बात करें तो परिघटना या अवधारणाओं को अपने शब्दों में अभिव्यक्त करने के लिए विद्यार्थियों को कहना। यहाँ पे भी हम बच्चों को उनकी अवधारणाएं या उनकी कुछ उनके साथ घटित कोई घटना को अभिव्यक्त करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए उनसे कह रहे हैं कि अपने शब्दों में कहिए। तो यहाँ पे भी उसकी भाषा की अभिव्यक्ति हो रही है, यानी कि उसका भाषा का विकास होगा। तो यहाँ ये भी सकारात्मक हो जाता है। अगर डी की बात करें तो नियम कैसे काम करता है इसे स्पष्ट करने हेतु उदाहरण उपलब्ध कराने के लिए विद्यार्थियों को पढ़ाना। ये भी अगर हम बच्चे के डाउट्स क्लियर कर रहे हैं, नियम को समझा रहे हैं, तो यहाँ पे भी ये सकारात्मक होता है। और सबसे नेगेटिव हमारा ये है याद करने के योग्य बनाना बच्चों को, ये बिल्कुल गलत है, और जो गलत है वही यहाँ पे सही है। तो 6 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 7 है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा को प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यताओं की उपलब्धि चाहती है। एक शिक्षिका है, वो अपने कक्षा के जो उनके प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनकी योग्यताओं की उपलब्धियों को चाहती हैं कि उनकी योग्यताओं की क्या उपलब्धि है। अपने इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वो निम्नलिखित में से उनको क्या नहीं करना चाहिए। मतलब प्रतिभाशाली बच्चों की उपलब्धि के लिए उन्हें क्या नहीं करना चाहिए। ऑप्शन ए है विशेष ध्यान के लिए उन्हें समकक्षों से अलग करना। बी है उनकी सृजनात्मकता को समृद्ध करने के लिए उन्हें चुनौती देना। सी है गैर शैक्षणिक गतिविधियों में आनंद लेना सिखाना, तनाव को नियंत्रित करना सिखाना। तो हमें इसमें देखना है कि क्या नहीं करना चाहिए।
तो तनाव को नियंत्रित करना सिखाना, यहाँ पर भी आपका एक पॉजिटिव एटीट्यूड है टीचर का, तो ये पॉजिटिव हो गया। आपका सी है गैर शैक्षणिक गतिविधियों में आनंद लेना सिखाना, यहाँ पे भी पॉजिटिव है। बच्चा एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी में यहाँ पे रहेगा और उनकी सृजनात्मकता को समृद्ध करने के लिए उन्हें चुनौती देना कि आप और बेहतर कर सकते हो, आप ये कर सकते हो, आप वो कर सकते हो, और उन्हें किसी भी सृजनात्मक चीज़ को बनाने में लगा देना, यहाँ पे भी एक पॉजिटिव एटीट्यूड है। यहाँ पे है विशेष ध्यान के लिए उन्हें समकक्षों से अलग करना। ऐसा नहीं है कि आज की जो शिक्षा है वो समावेशी शिक्षा होती है, जिसमें सामान्य बालक के साथ विशिष्ट बालक को, प्रतिभाशाली बालक को, सबको एक साथ लेकर टीचर को चलना होता है। किसी विशेष बालक को या विशेष प्रकार की बुद्धि लब्धि वाले बालक को अलग करने की बात बिल्कुल नहीं करती आज की शिक्षा प्रणाली। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 7 का ए, क्योंकि यही नेगेटिव है और नेगेटिव क्वेश्चन में पूछा है कि क्या नहीं करना चाहिए। आई होप सो कि आप लोगों के यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। हम नेक्स्ट देखते हैं 8वां क्वेश्चन। छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है? पठन कठिनाई का मतलब होता है डिसलेक्सिया, यानी कि पठन विकार, पढ़ने में क्या प्रॉब्लम आती है। तो ऑप्शन है शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई, ऑप्शन बी है सुसंगत वर्तनी में कठिनाई, और ऑप्शन सी है वर्ड और शब्द पहचानने में कठिनाई, डी है पठन गति और प्रवाह में कठिनाई। तो अगर हम पठन विकार की बात करें तो ऑप्शन बी सुसंगत वर्तनी में कठिनाई, ये पढ़ने से रिलेटेड है, जो पठन विकार माना जा सकता है। वर्ड और शब्द पहचानने में कठिनाई अगर होगी तो वो भी पठन विकार है, बच्चा सही से पढ़ नहीं पाएगा। पठन की गति और प्रवाह में अगर कठिनाई होगी तो भी यहाँ पे जो भी बच्चा अर्थपूर्ण प्रभावी तरीके से पढ़ाई नहीं कर सकता है, पढ़ नहीं सकता है, तो ये तीनों हमारे क्या हैं, पठन विकार में आ जाते हैं। अगर हम ए ऑप्शन की बात करें तो छोटे शिक्षार्थियों के पढ़ने के लिए ये कठिनाई नहीं है कि वे शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई हो रही है, क्योंकि शब्द और विचार जो है समझने की बात है, विचारों में को समझने की बात है, यहाँ पे पढ़ने की बात नहीं की जा रही है, तो ये पठन विकार नहीं है। तो 8 का ए हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षार्थियों का आत्मनियम की ओर संकेत करता है। शिक्षार्थियों के आत्मनियम क्या है, देखते हैं। ऑप्शन क्या कह रहा है, विद्यार्थी निकाय द्वारा बनाए गए नियम। विद्यार्थी निकाय यानी विद्यार्थियों की स्टूडेंट बॉडी के द्वारा कोई नियम विनिमय नहीं होते हैं, ठीक है। दूसरा है स्व अनुशासन और नियंत्रण। विद्यार्थी को अगर बोल दिया जाए कि आप खुद ही अनुशासन बनाओ और नियंत्रण में रहो, तो बच्चा कभी ऐसा नहीं कर सकता है। सी है, तो ये दोनों तो हमारे एलिमिनेट हो जाएंगे, ए और बी। सी है अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने की योग्यता, ये ऑप्शन हमारा सही होता है। तो हमारा 9 का ऑप्शन होता है सी, अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने की योग्यता ही क्या है, आत्मनियम का आशय है। तो शिक्षार्थियों का आत्मनियम जो है अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने की योग्यता की ओर संकेत करता है, यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन हमारा 10 है अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता? मतलब सीखना क्या होता है, सीखना जो होता है वो क्या होता है, व्यवहार में एक परिवर्तन होता है, वही सीखना होता है हमारा। यहाँ पे कह रहा है व्यवहार का अध्ययन सीखना है, ये सीखता यहाँ पे गलत टाइप हो गया, ये सीखना है जो ए ऑप्शन दिया है। यहाँ पे व्यवहार का अध्ययन सीखना है,
क्या ये सही है? या अनअधिगम भी सीखने का एक हिस्सा है। सीखना एक प्रक्रिया है जो व्यवहार में मध्यस्थता रखती है। सीखना कुछ ऐसी चीज़ है जो कुछ अनुभवों के परिणाम स्वरूप घटित होती है। तो ये बिल्कुल है, सही है, डी भी सही है। सीखना एक प्रक्रिया है जो व्यवहार में मध्यस्थता रखती है। और अनधिगम मतलब कुछ ना सीखना भी एक सीखना होता है। अनअधिगम मतलब अनलर्निंग जो होता है वो भी एक सीखने का एक हिस्सा होता है बच्चे का। तो यहाँ पे ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं, लेकिन हमें यहाँ पे नेगेटिव देखना था। तो यहाँ पे कह रहा है व्यवहार का अध्ययन सीखना है। तो व्यवहार का अध्ययन सीखना ये किसी भी प्रकार से सीखने का लक्षण नहीं है, क्योंकि व्यवहार का अनुकरण करके उसको सीखा जा सकता है, ना कि व्यवहार का अध्ययन सीखा जाता है। राइट, तो हमारा ये हो जाता है 10 का ए सही हो जाएगा। जो गलत है वही सही है, क्योंकि यहाँ पे गलत पूछा है, नेगेटिव पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिद्धांत के रूप में रचनावाद। अब प्रिंसिपल क्या होता है रचनावाद का, क्रिएटिविटी का। पहला है सूचनाओं को याद करने और पुनः स्मरण द्वारा जांच करने पर बल देता है। फिर यहाँ पे नेगेटिव हो गया आपका, ए एलिमिनेट हो जाएगा आपका ऑप्शन। ये तो हो नहीं सकता कि सूचनाओं को याद करो और उनको पुनः स्मरण करके जांच करने पर बल दो फोर्सली, और ये आपका रचनावाद हो जाएगा, ये क्रिएटिविटी का एक पार्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं है। शिक्षक की प्रभुत्वशाली भूमिका पर बल देता है। शिक्षक की प्रभुत्वशाली मतलब शिक्षक ही वहाँ पे बड़ा है, मतलब शिक्षक का अपना प्रभाव जमा सकता है बच्चों पे, तानाशाही कर सकता है। ऐसा भी नहीं है, यहाँ पे गलत हो जाता है, क्योंकि आज की जो शिक्षण विधि है वो क्या है, बाल केंद्रित पद्धति है। यहाँ पे बच्चे को सर्वोपरि रखा गया है, और टीचर क्या है, गॉड होता है। गॉड से आशा है कि शिक्षक जो है वो मित्र, सहयोगी, सुगमकर्ता की भूमिका निभाता है आज की बाल केंद्रित शिक्षा में। तो यहाँ पे बी भी बिल्कुल गलत है। और सी है अनुकरण की भूमिका पर केंद्रित है। ये हो सकता है, बट डी हम देखते हैं कि जो सबसे ज़्यादा अच्छा सकारात्मक ऑप्शन होगा वही सही होता है सीटेट में। तो डी कहता है दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थी की भूमिका पर बल देता है। तो यही हमारा सबसे अच्छा और सकारात्मक ऑप्शन लगता है यहाँ पे। तो रचना का वाद का जो सिद्धांत है, शिक्षार्थी को दुनिया के बारे में सोच विचार कर अपना दृष्टिकोण निर्मित करने की भूमिका पर बल देता है। ये हमारा 11 का डी सही हो जाता है। नेक्स्ट है सृजनात्मक शिक्षार्थी वह है जो, मतलब क्रिएटिव जो स्टूडेंट है वो क्या होता है, उसकी हमें यहाँ बताना है। जो परीक्षा में हर बार अच्छे अंक प्राप्त करने योग्य है। क्या वो विद्यार्थी है सृजनात्मक जो परीक्षा में हर बार अच्छे अंक प्राप्त करता है? ऐसा नहीं हो सकता कि सृजनात्मक विद्यार्थी परीक्षा में हमेशा अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा है पार्श्व चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है। जी, ये आपका सकारात्मक क्वेश्चन है। ये सकारात्मक है कि जो सृजनात्मक विद्यार्थी है वो पार्श्व लैटरल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग में अच्छा है। तो ये आपका एक पॉजिटिव आपको ये ऑप्शन मिलता है, पॉजिटिव थॉट्स हैं। सी कहते हैं कि ड्राइंग और पेंटिंग में बहुत विलक्षण है। यहाँ पे सिर्फ एक ही एस्पेक्ट की बात की गई है, ड्राइंग और पेंटिंग की। क्या पता वो पढ़ाई में कमज़ोर हो, खेलने में कमज़ोर हो। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ की उसकी बारे में बात की जा रही है। तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी निगेटिव है। डी क्या है, दुनिया में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थी की भूमिका पर बल देता है। तो शिक्षार्थी की भूमिका पर सिर्फ अगर बल देता है तो ये नहीं होगा। इन दोनों में अगर देखा जाए सबसे पॉजिटिव डी और बी में, तो सही हमारा ए बी होगा, पार्श्व चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है। वही क्या शिक्षार्थी सृजनात्मक शिक्षार्थी है। तो 12 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं
13 अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से का हिस्सा है। अवधारणाएं क्या होती हैं? देखते हैं क्या है, किसका हिस्सा है? शारीरिक विकास का, सामाजिक विकास का, या संवेगात्मक विकास का, या बौद्धिक विकास का। तो जो अवधारणाएं होती हैं ये होती हैं, इनका मुख्य रूप से जो विकास होता है वो बौद्धिक विकास का हिस्सा होगा, क्योंकि किसी भी अवधारणा को सोचने के लिए उसकी जो छवि होती है वो दिमाग में बनानी पड़ती है, मस्तिष्क में उसकी इमेज बनानी पड़ती है, फिर उसके बारे में सोचकर अपनी अवधारणा को, अपने विचार को हम प्रकट कर सकते हैं। तो अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से कौन सा विकास होता है? बौद्धिक विकास होता है। तो हमारा हो जाएगा 13 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, जो कि होता है अवधारणाओं का विकास बौद्धिक विकास का हिस्सा है। नेक्स्ट चलते हैं, हमारा 14वां क्वेश्चन, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से में भिन्न है, किसमें है? विकास के क्रम में। विकास का क्रम तो सबका वही होता है कि जन्म, फिर शैशवावस्था, बाल्यावस्था, ऐसे ही क्रम में किशोरावस्था वगैरह होता है। तो विकास क्रम में तो कोई भिन्नता नहीं होती है किसी की। विकास की सामान्य क्षमता, विकास की सामान्य क्षमता भी सेम ही बात है। बुद्धि एवं विकास के सिद्धांतों में, यहाँ पे भी सिद्धांत तो एक ही होता है, ठीक है। बुद्धि का जो भी सिद्धांत है वो वही सिद्धांत है, विकास का जो सिद्धांत है वही है। तो अगर हम बात करें विकास की दर, तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ये कहना होता है कि प्रत्येक बालक व बालिकाओं के विकास का अपना एक खुद का स्वरूप होता है और इनके सामाजिक, शारीरिक और मानसिक आदि का विकास की दर पर भिन्न, मतलब विकास की दर जो है वो भिन्न भिन्न होता है। तो इसलिए समवयस्कों में व्यक्तिगत विभिन्नता होती है। तो हमारा हो जाएगा विकास की दर में व्यक्तिगत शिक्षार्थी जो हैं एक दूसरे से भिन्न है। नेक्स्ट, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। यह कथन है, क्या है यह कथन? सही है, क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर आता है। कह रहे हैं कि विकास का जो क्रम है उसमें शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर आता है। देखते हैं क्या होता है। दूसरा है, सही है, क्योंकि शारीरिक विकास के आंतरिक पक्षों के साथ अंतर संबंधित है। जी, ये विकास जो है अंतर संबंधित ही होता है, क्योंकि विकास कोई एक ही पक्ष का विकास नहीं होता। बच्चे का शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास सब एक साथ होते रहते हैं। तो ये विकास जो है अंतर संबंधित होगा, उसके शारीरिक विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है और उसके अच्छे विकास के लिए सभी विकास का होना ज़रूरी होता है, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, ठीक है, भावात्मक, बहुत सारे विकास होते हैं। तो ये होगा अंतर संबंधित है। गलत है, क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों में को किसी प्रकार प्रभावित नहीं करता। ये गलत है, तो ऑप्शन ही ये गलत है, गलत हो सकता है, क्योंकि विकास नितांत व्यक्तिगत मामला है। ये भी हम नहीं कह सकते, ये सब तर्क संगत नहीं है। तो हमारा ये हो जाएगा 15 का ऑप्शन बी सही है, क्योंकि शारीरिक विकास के आंतरिक पक्षों के साथ अंतर संबंधित है, इंटरकनेक्टेड है। तो फ्रेंड्स, ये रहे हमारे आज के 15 क्वेश्चन बाल विकास और शिक्षण शास्त्र से संबंधित। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें, और वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत